हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हार्ट ऑफ एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 का विज्ञान का चैप्टर 7, जिसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण। तो आइए जानते हैं पदार्थ का पृथक्करण क्या होता है। तो पृथक्करण किसे कहते हैं? तो मिश्रण को उसके अवयव से अलग करना ही पृथक्करण कहलाता है। मतलब कि जैसे कि दो मिश्रण हैं, यहाँ पर अलग अलग मिश्रण रखे हुए हैं। जैसे कि हम चावल, कंकड़ और लकड़ी छोटे छोटे टुकड़े को एक जगह मिक्स कर लिए, तो यह क्या हो गया? मिक्सचर यानी कि मिश्रण हो गए। और इसके अवयव को जैसे हमने क्या क्या लिए, तो चावल लिए, फिर हमने कंकड़ लिया, फिर हमने छोटे लकड़ी का टुकड़े लिए और ये तीनों को हम मिक्स कर दिए। जब मिक्स किए तो एक दूसरे से घुल मिल गए, तो बन गए मिश्रण। और इन्हीं अवयव को, मतलब चावल को, कंकड़ को, लकड़ी को जो हम अलग करेंगे, इसे ही अलग करना क्या कहलाता है? तो पृथक्करण कहलाता है। जैसे धान और भूसी के मिश्रण को, धान को भूसी से अलग करना। जैसे कि हम लोग जब धान होता है हम लोग घर, तो धान जो धान है और उसमें भूसी भी है, तो इसको जब हम अलग करेंगे, धान को एक में जब था मिक्स था तो एक प्रकार का मिश्रण था, और इसे ही हम अलग करना ही क्या कहलाता है? तो पृथक्करण कहलाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि पृथक्करण की विधियाँ, कि पृथक्करण कैसे कैसे किया जा सकता है। तो पृथक्करण निम्नलिखित विधियों से होता है। तो आइए जानते हैं, हम अलग अलग प्रकार की विधियाँ जानेंगे कि हम पदार्थों का पृथक्करण कैसे कर सकते हैं। पहला है हस्त चयन विधि। तो देखिए, हस्त हस्त मतलब होता है हाथ, और चयन मतलब होता है चुनना। तो यानी कि अगर हम किसी भी मिश्रण को, उसके जो अवांछित यानी कि खराब पदार्थ जो है, अनुपयोगी पदार्थ जो है, उनको अलग कर रहे हैं हाथ द्वारा चुनकर, तो उसे हम बोलते हैं हस्त चयन विधि। ये किसी मिश्रण में अवांछित या अनुपयोगी पदार्थ को हाथ से चुनकर अलग करने की विधि को हस्त चयन विधि कहते हैं। तो हाथ से अगर हम चुन के जो विधि प्रयोग करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? हस्त चयन विधि। नेक्स्ट है थ्रेसिंग विधि। देखिए, थ्रेसिंग विधि क्या होता है कि जैसे कि हम लोग का धान होता है, धान, तो धान जो रहता है वो क्या रहता है ना, कि डंठल में लगा होता है। डंठल में धान लगा हुआ रहता है, या गेहूं भी। तो डंडियों से अन्न के कणों को या अनाज के कणों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? थ्रेसिंग कहलाता है। और देखिए, थ्रेसिंग हम दो प्रकार से करते हैं। अभी हम लोग मशीन से कर रहे हैं, और पहले हम लोग क्या करते थे कि बैलों से करते थे, जिसको हम लोग बोलते थे दौनी करना, दौरी कहते थे बोलचाल में, लेकिन होता है दौनी। तो दौनी द्वारा भी हम थ्रेसिंग मतलब अनाज को अलग कर सकते हैं। तो दौनी भी क्या है? उससे भी हम डंठल से अनाज को अलग करते थे, और मशीन से भी अलग कर सकते हैं। तो जो मशीन से भी हम क्या कर रहे हैं, डंठल से अनाज प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि जो भी फसल डंठल में लगे हुए हैं, उनसे जो अलग करते हैं, तो एक तरह से हम पृथक्करण कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, तो पृथक्करण कर रहे हैं। तो मशीन से जो कर रहे हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो थ्रेसिंग विधि कहते हैं। नेक्स्ट है निष्पावन या ओसाना विधि। देखिए, ओसाना क्या होता है कि अगर देखिए कि दो, मतलब कि दो पदार्थ मिश्रण में है, जैसे कि समझिएगा, एक भारी और एक हल्का, एक भारी एवं हल्का। जैसे हमने बोले कि कंकड़ कंकड़ और सूखा पत्ता ले लेते हैं, कंकड़ और सूखा पत्ता। अब वो दोनों एक दूसरे को मिक्स कर देना है, यानी कि मिश्रण ले कंकड़ और सूखा पत्ता का। अब जब दोनों को हम क्या किए कि थोड़ा ऊपर ले गए, कंधा पर ऊपर ले गए, कुछ में हम ले लेते हैं जिसको हम सूप बोलते हैं, और कोई भी बर्तन ले लीजिए, और ऊपर से जब उसको गिराइएगा, ऊपर से क्या कीजिएगा, गिराइएगा, तो क्या होगा, ये कंकड़ नज़दीक गिर जाएंगे, कंकड़ जो है यहीं नज़दीक गिर जाएंगे, और जो कि सूखा पत्ता है वो दूर चला जाएगा। तो यानी कि हम क्या इसमें कर रहे हैं, तो इस विधि को हम क्या कहते हैं? ओसाना कहते हैं। तो किसी मिश्रण के अवयव को वायु द्वारा, देखिए, और पता दूर क्यों गिर रहा है? तो हवा के चलते। तो किसी मिश्रण को अवयव को वायु के द्वारा पृथक करना ही, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ओसाना या निष्पावन कहते हैं। तो आप समझे होंगे कि जब कोई भारी या हल्का वस्तु को जब अलग करना है, तो उसमें हम हवा का सहायता ले सकते हैं, जिसे हम लोग ओसाना भी कहते हैं। जैसे देखे होंगे कि घर में जब सरसों होता है, तो सरसों के भूसी भी रहता है उसमें। तो सरसों के भूसी को अलग करने के लिए क्या करते हैं? हम पंखा चलाते हैं, और हम क्या करते हैं? ऊपर से गिराते हैं। तो जो सरसों रहता है मेरा नज़दीक गिर जाता है, जबकि भूसा जो होता है वो दूर गिर जाता है, दूर मतलब उड़कर चला जाता है। तो किसके द्वारा? तो वायु के द्वारा। तो वायु के द्वारा जो मतलब पदार्थ का पृथक्करण करते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ओसाना या निष्पावन कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं चालन विधि। देखिए, चालन क्या होता है? तो कोई भी, जैसे कि अव्यय है, जैसे कि एक कंकड़ है, और हम ले लेते हैं आटा, और कंकड़ आटा एक दूसरे से मिक्स है। तो देखिए, कंकड़ अलग माप का है, आटा अलग माप का है।
और हम क्या लेंगे, एक चलनी। और जब इसको हम चलनी में चालेंगे तो जो जिस माप का आटा है वो उस माप का तो आटा इसमें गिर जाएगा नीचे, लेकिन जो कंकड़ है ऊपर रह जाएंगे। तो इस विधि को मतलब कंकड़ से आटा को जो हम अलग करने की प्रक्रिया उसे हम चालन कहते हैं। आइए हम परिभाषा समझते हैं कि विभिन्न माप वाले ठोस अवयव को चलनी द्वारा अलग करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, चालन कहलाता है। मतलब अलग अलग माप वाले, जैसे कंकड़ अलग माप का रहेगा और आटा का जो माप है वो अलग है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, चालन प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है अवसादन। देखिए अवसादन क्या होता है, ये हम कहाँ देखने को मिलता है, तो घर में हम लोग का मम्मी जब खाना बनाती है तो उस समय चावल धोती है, तो उस समय देखने को मिलता है कि अगर चावल जब मम्मी धो रही थी तो उसमें चावल में क्या होता है, कंकड़। तो चावल में कंकड़ रहता है और उसमें भूसी भी रहता है या धूलकण रहते हैं। तो देखिए जब उसको धुला जाता है तो वो तो बह जाते हैं, लेकिन जो कंकड़ रहते हैं वो क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। तो अब चावल को हम दूसरे बर्तन में लेते हैं और जो कंकड़ रहते हैं वो क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, जिसको हम लोग बोल चाल में बोलते हैं परियाना, चावल को धोना या परियाना। तो कंकड़ क्या होता है, नीचे बैठ जाता है। तो इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, अवसादन कहते हैं। कि बर्तन के तली में पदार्थ के भारी कणों का बैठ जाना, कानों लिखा गया है, कणों कर लीजिएगा, कणों, इस टाइप का कणों का बैठ जाना अवसादन कहलाता है। तो आप अवसादन को समझे होंगे, ये कहाँ देखने को मिलता है, तो हम लोग चावल बनाते हुए घर में। तो हम लोग अवसादन समझ लिए, तो बर्तन के तली में बैठ जाना क्या कहलाता है, अवसादन कहलाता है। और इस प्रक्रिया द्वारा हम पदार्थों का पृथक्करण कर लेते हैं। अब है निस्तारण। देखिए अभी हमने बताए थे कि जिस तरह से मम्मी चावल धोती है हम लोग के घर में, तो उसमें क्या रहता है, कुछ धूलकण रहते हैं, उसमें क्या रहते हैं, धूलकण। तो धूलकण को क्या किए कि हम जब पानी मिक्स किए तो वो धूलकण ऊपर आ गए, और वो जब उनको हिलाएं और फिर उनको बाहर हम गिरा सकते हैं, यानी कि चावल से क्या होगा, धूलकण अलग हो गया। तो अवसादित मिश्रण को बिना हिला जल के उड़ेलने की क्रिया को क्या कहते हैं, निस्तारण कहते हैं। और ये जो प्रोसेस हुआ, यानी कि देखिए जब चावल था, चावल में क्या थे, तो धूलकण थे, धूलकण। ये चावल ही नहीं और भी पदार्थ हो सकते हैं। ये जो प्रोसेस है यहाँ पर चावल नहीं और भी कोई चीज़ पदार्थ हो सकता है, और कुछ में भी दाल मतलब और भी पदार्थ में धूलकण समाहित हो सकते हैं। तो उनको अलग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उन्हें हम घोल सकते हैं। जब घोलेंगे तो जो भारी पदार्थ है वो नीचे बैठ जाएंगे, जो हल्के पदार्थ हैं वो क्या हो जाएंगे, मतलब जो लिक्विड टाइप के हैं वो बाहर निकल जाएंगे। तो अवसादित मिश्रण को बिना हिला जल के उड़ेलने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो निस्तारण कहते हैं। जैसे कि आपने घर में देखे होंगे, घर में चावल बनता है उसमें माड़ भात भी रहता है, तो माड़ और भात एक ही में रहता है। तो उसको जब हम पसाते हैं तो माड़ अलग निकल जाता है, भात वहीं पर आ जाता है। तो यानी कि वहाँ भी क्या प्रोसेस हो रहा है, तो वहाँ पर हो रहा है निस्तारण। तो आप इस चीज़ को समझे होंगे। नेक्स्ट है निस्यंदन। निस्यंदन प्रोसेस आप कहाँ देखने को मिलते हैं, तो आपने चाय बनाए होंगे घर में। जब आप चाय बनाते हैं तो क्या होता है कि चाय में जो चाय पत्ती होता है वो रहता है ठोस पदार्थ, और जो हम चाय पीते हैं वो रहता है कैसा पदार्थ, द्रव पदार्थ। तो जब हम चाय बना रहे थे तो उसमें पानी भी, दूध भी लिए थे और चाय पत्ती भी लिए थे। तो ठोस और द्रव, यानी कि चाय पत्ती जो अब चाय बन गया तो उसको अलग तो कीजिएगा। तो ठोस पदार्थ को द्रव पदार्थ से अलग करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो हम चाय छन्नी का यूज करते हैं, यानी कि हम छन्नी का यूज करते हैं। तो हम इससे सीखेंगे कि ठोस पदार्थ और द्रव पदार्थ को अलग करने के लिए हम छन्नी द्वारा जो अलग करते हैं, ठोस पदार्थ और द्रव पदार्थ को हम छन्नी द्वारा अलग करते हैं, इस प्रोसेस को हम निस्यंदन कहते हैं। कि आइए परिभाषा जानते हैं कि किसी द्रव और ठोस के मिश्रण से ठोस को छन्नी द्वारा अलग करने की विधि को क्या कहते हैं, निस्यंदन कहते हैं। तो आप ये कहाँ देखते हैं, तो आप चाय बनाते वक्त घर में देखे होंगे। नेक्स्ट है वाष्पन। देखिए वाष्पन क्या होता है, कि जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। यानी कि कोई यहाँ पर हम बर्तन ले लेते हैं, एक मिनट, यहाँ पर हमने एक बर्तन लिया और इसमें हम जल भर दिए और जब हम इसको हीट दिए तो यह क्या हुआ, तो यह भाप बनकर वाष्प बनकर ऊपर उड़ गया। और इसे ही क्या होता है, इस प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, तो वाष्पन कहते हैं। अब जैसे कि अब समझिएगा ई प्रोसेस से पृथक्करण का क्या संबंध है सर, तो हम बता रहे हैं पृथक्करण से कि हाँ ई मतलब इसमें पदार्थ को कैसे पृथक्करण किया जा सकता है। मान लीजिए कि आपने दो घोल लिए, नमक प्लस पानी का दो घोल लिए, नमक प्लस पानी का एक पदार्थ है, मिश्रण है नमक और पानी का। अब आप क्या किए कि उन लोग को अलग करना है, तो आप कैसे अलग कीजिएगा, तो आप क्या कीजिएगा कि नमक और पानी का घोल को इसमें रख लीजिएगा बर्तन में,
और इस बर्तन में जब इसको हीट दीजिएगा तो जो पानी है वाष्प के रूप में बाहर चला जाएगा और नमक जो है तली में बैठ जाएगा। तो यानी कि जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या हुआ, तो वाष्पन। तो हमने नमक और पानी को अलग किया था किस प्रोसेस द्वारा, किस प्रक्रिया द्वारा, तो वाष्पन प्रक्रिया द्वारा। वाष्पन कैसे होता है, तो जल को वाष्प बनने में मतलब वाष्प में बदलने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, वाष्पन कहलाती है। तो इस प्रोसेस से भी, इस प्रक्रिया से भी हम पदार्थ का पृथक्करण कर सकते हैं, जैसा कि हमने नमक और पानी को अलग करने के लिए अभी देखा। नेक्स्ट है, क्या जल में किसी पदार्थ को कितनी भी मात्रा घोला सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोग क्या किए कि नमक और पानी का घोल ले रहे थे, नमक प्लस पानी का हम लोग घोल ले रहे थे। तो देखिए जब हम नमक और पानी का घोल ले रहे थे तो क्वेश्चन ये हो रहा है कि क्या हम पानी में, क्या हम जल में नमक की कितनी भी मात्रा घोल सकते हैं या किसी भी पदार्थ की कितनी भी मात्रा घोल सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा नहीं। एक लिमिट के बाद, एक लिमिट के बाद इसमें हम नमक नहीं घोल सकते हैं। जैसे कि हम लोग का पेट ही है, तो क्या हम लोग कितना भी खाना खा सकते हैं, नहीं। हम लोग का लिमिट है कि हम उतना ही खाना खा सकते हैं। अगर हम ज़्यादा खाना खाएंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, अनपच हो जाएगा। तो इसी तरह से नमक में हम कितनी भी मात्रा में पानी मतलब कोई भी पदार्थ नहीं घोल सकते, उसका भी क्या है, लिमिट है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझते हैं, विलयी पदार्थ। यानी कि जो पदार्थ जल में घुल जाता है उसे हम विलयी पदार्थ कहते हैं। यानी कि जैसे कि नमक है और ये कंटेनर है, कंटेनर में हम लिए पानी, और पानी में जो भी पदार्थ घुल जाएगा उस पदार्थ को हम कहते हैं विलय, विलय। और जो पानी होता है एक प्रकार का होता है विलायक, एक प्रकार का क्या होता है, विलायक। और ये दोनों को मिला के बोलते हैं विलयन, विलयन। जैसे यहाँ पर विलय है आपका, विलय आपका है नमक और विलायक है आपका पानी, और दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया, विलयन। तो जो घुल जाता है, जो पदार्थ उसमें घुल जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कि जो पदार्थ जल में घुल जाता है उसे क्या कहते हैं, विलय पदार्थ। तो देखिए नमक भी हो सकता है, यहाँ पर हम मिट्टी भी ले सकते हैं और कोई भी चीज़ ले सकते हैं, हम रंग भी ले सकते हैं, जो मतलब उसमें घुल जा रहा है उसे हम विलय कहते हैं, और जो घुला देता है उसे हम विलायक कहते हैं। और दोनों को जब मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। तो आप समझे होंगे इस चीज़ को। आइए हम लोग समझते हैं संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या है, कि जब किसी विलयन में और अधिक विलय पदार्थ नहीं मिल सकते हैं, नहीं मिला सकते हैं उसे हम, तो उस विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर विलयन लिया नमक और पानी का, नमक प्लस पानी का विलयन लिए। हमने भी बताया कि पानी में एक लिमिट भर ही हम नमक मिला सकते हैं, तो जितना मिलाना चाहिए था हमको उतना हम मिला लिए। अगर हम उससे उससे अत्यधिक मतलब कि जितना मिलना चाहिए उतना हम मिला लिए तो उसे हम कहते हैं संतृप्त विलयन। कि जब किसी विलयन में और अधिक विलय पदार्थ को, विलय पदार्थ यानी कि नमक जो घुलने वाला चीज़ है, और नहीं मिला सकते उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। और अत्यधिक मिला दीजिएगा तो वो हो जाते हैं असंतृप्त विलयन। जैसे कि हमने नमक, पानी कम लिया और नमक ज़्यादा डाल दिए तो उसके कण नीचे बैठ जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं असंतृप्त विलयन। तो हम विलयन अलग से पढ़ेंगे, लेकिन 7 चैप्टर में, 6 क्लास का 7 चैप्टर में हम लोग को जितना जानना है उतना भी हम लोग पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सभी विलयन के बारे में अच्छी तरीक़ा से पढ़ेंगे। तो आप लोग को संतृप्त विलयन समझ में आया होगा। कि अगर नहीं समझ में आएगा तो समझिएगा संतृप्त विलयन क्या है। कि जैसे कि समझिए कि हमारा पेट है और हमने खाना खाया, तो एक लिमिट भर हम जो खाना खाएं वो क्या हुआ, मेरा संतृप्त विलयन हुआ। तो एक लिमिट भर जो हम इसमें, मतलब मुझे 4 रोटी में अगर पेट भर जाता है, बात समझिएगा, तो हमने 4 रोटी अगर खाएं तो हम क्या है, संतृप्त हैं। तो उसी तरह से जो पानी है, पानी में मान लीजिए 2 चम्मच नमक ही घोला जा सकता है। फिर से समझाने की कोशिश करें, समझिएगा कि अगर पानी में मान लीजिए कि 2 चम्मच ही नमक घोला जा सकता है, अगर आपने 2 चम्मच घोल दिए हैं तो उसे हम कहेंगे संतृप्त विलयन। और उससे अधिक नहीं घोला जा सकता है, कि जब किसी विलयन में और अधिक विलय पदार्थ नहीं मिल सकते हैं या नहीं मिला सकते हैं तो उस विलयन को क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। तो आई होप कि आप इस चीज़ को समझे होंगे। और यहाँ पर लास्ट पॉइंट है कि पृथक्करण हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए पृथक्करण हम लोग जो आज पढ़े कि पदार्थों का पृथक्करण, तब लास्ट पॉइंट है कि हम पृथक्करण का हमारे जीवन में
महत्व क्या है, तो हमारे जीवन में बहुत महत्व है। और हम लोग ने इस चैप्टर में पढ़ा कि पदार्थों का पृथक्करण तो हम क्यों करते हैं, तो इसका महत्व ही बहुत ज़्यादा है। जैसे कि बात समझिएगा कि जैसे कि हमने दूध से दही निकालने के लिए सीखे होंगे, सॉरी हाँ, दूध से घी, दूध से हम लोग घी बनाते हैं, दूध से हम लोग क्या बनाते हैं, घी बनाते हैं। अगर पृथक करना, या फिर हमने अभी पढ़े कि चावल से कंकड़ निकालना, अगर हम से कंकड़ नहीं निकाल पाते हैं तो हमको चावल को खाने में दिक्कत होता है, और भी बहुत सारे हानिकारक पदार्थ रहते हैं। या फिर हम लोग अनाज ही उगाएं, अनाज उगाएं, और अनाज से जब मतलब हम पौधा में जो अनाज था, जैसे कि डंठल में ही लगा था, तो क्या हम डंठल को ही हम लोग खाएंगे? नहीं ना। तो अनाज जब तक हम लोग नहीं करेंगे, पृथक्करण हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है या नहीं? तो आप लोग का आंसर आएगा कि हाँ। तो हमारे जीवन में पृथक्करण का बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि आप लोग ने अभी पढ़े कि कहाँ कहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है। तो यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। हम लोग पृथक्करण को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि किस किस प्रोसेस से हम लोग किसी भी पदार्थ का पृथक्करण कर सकते हैं। तो मेरा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।